अब इसकी गहराई में जाने लगे तो पता चला कि सारे की सारी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस तैयार करने का काम, सीबीएसई को करिकुलम देने का काम और दूसरी जगह पर किताबें छपवाने और पूरे दुनिया की प्रिंटिंग प्रेसेस का कंट्रोल करने का काम और सारे अखबारों के मालिकाना हक रखने का काम एक ही फाउंडेशन कर रही है, जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई रॉकफेलर फाउंडेशन से हो रही है। बाद में पता चलता है उसी रॉकफेलर फाउंडेशन ने यूनाइटेड नेशंस में एक अलग ब्रांच बनाई जिसका नाम रखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म WHO है। आप लोग हेल्थ बोलते होंगे, मैं हेल्थ बोलता हूं। समझ गए? WHO को फंडिंग कौन दे रहा है? रॉकफेलर फाउंडेशन। WHO में पढ़ने वाले यानी मेडिकल फैसिलिटीज में पढ़ने वाले डॉक्टर्स का सिलेबस कौन तय कर रहा है? रॉकफेलर फाउंडेशन। अभी इसको यहीं पर रोक लेते हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन को। दुनिया में इराक ईरान युद्ध, इराक और अमेरिका का जब युद्ध हुआ तो इराक और अमेरिका के युद्ध में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, यह कहकर के इसने बायो वेपन छुपा रखे हैं, और इराक में कोई बायो वेपन आज तक भी नहीं मिला। ठीक है, थोड़ी और जानकारी दे देता हूं। कोविड-19 के दौरान इस दुनिया के लगभग 13 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्र के अध्यक्ष, जहां राष्ट्रपति अध्यक्ष है राष्ट्रपति और जहां प्रधानमंत्री है वहां प्रधानमंत्री, जिन्होंने लॉकडाउन लगाने से और वैक्सीनेशन करने से मना कर दिया, ऐसे 13 राष्ट्र अध्यक्षों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिनका असैसिनेशन कर दिया गया था। या तो वो बीमार होकर के मर गए 1 महीने की बीमारी के बाद, या फिर उनको गोली मार दी गई, या उनका प्लेन क्रैश हो गया, या उनका एक्सीडेंट हो गया, या उनको उन्हीं के कहीं पर हो गए, और आप तक कोई जानकारी नहीं पहुंची ना। और जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उन्होंने फिर लॉकडाउन भी लगाया और वैक्सीनेशन मैंडेट भी किया। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब अमेरिका और इराक का युद्ध हुआ और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अमेरिका ने इराक के सारे तेल के कुओं के ऊपर कब्जा कर लिया और उसमें से 70% तेल के कुओं का मालिकाना हक एक कंपनी के पास चला गया, एक ही कंपनी के पास। जैसे आजकल सारा एनर्जी और सारा तेल अडानी बेच रहा है ना, उसी तरह से वहां पर सारा का सारा तेल एक ही कंपनी के पास चला गया, जिसका नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन। अब आप सुबह बाइक पे किक मारते हो, कार सेल्फ मारते हो, तो किसको पैसा जाता है? रॉकफेलर फाउंडेशन को जाता है। अब फिर क्या हुआ? कच्चे तेल का शोधन करने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी रॉकफेलर फाउंडेशन के पास है। तो अगर रिलायंस भी अगर कच्चा तेल शोधन करता है तो भी एक हिस्सा किसको जाता है? रॉकफेलर फाउंडेशन को। कच्चे तेल का शोधन करने के बाद नेचुरल गैस बनती है। बाद में चेक करना, सारे फैक्ट वीडियो में मिलेंगे, सारे चेक करना, सब गूगल पे मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना? उसके बाद क्योंकि रिसर्च के लिए गहरा जाना पड़ेगा, फिर अगले फैक्ट मिस हो जाएंगे। वीडियो तो मिल ही जाएगी, सारे एक एक करके नोट कर लेना। तेल के शोधन के बाद जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, जिसके थ्रू बनता है, पहले गैस बनती है नेचुरल गैस, जिसको आप सीएनजी के नाम से जानते हैं, फिर एलपीजी भी वहीं से निकल आती है, फिर पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं, और फिर पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है, फिर केरोसिन ऑयल वहीं से आता है, कोल तार जैसी फिर कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं लास्ट तक। इन सारी कंपनीज का मालिक कौन है? रॉकफेलर फाउंडेशन। ठीक है, ये जब सारा कचरा निकल जाता है तो लास्ट में एक प्रोडक्ट बचता है जिसका नाम है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता है डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने में। तो चाहे आपकी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल कंपनी जो आपको भारत की नजर आती है, चाहे दुनिया की कोई और कंपनी जो भी हाइब्रिड बीज बनाती है और जो भी खेत में पड़ने वाली कोई भी दवा या फिर कोई भी केमिकल बना रही है, उन सारी की सारी कंपनियों का मालिक एक है जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन।
यानी तेल शोधन के बाद जो कबाड़ बचा, उस कबाड़ का इस्तेमाल खेत में करने के लिए जब हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो किसको फायदा होता है? रॉकफेलर फाउंडेशन को। ठीक है। उससे भी कमाल की बात यह है कि जितनी भी दुनिया में ड्रग्स बनती हैं, जिनको आप दवाइयों के नाम से जानते हो, जो सिंथेटिक हैं, चाहे आप मैनकाइंड हो, चाहे सिप्ला की हो, चाहे दूसरी कंपनीज हो, जो बड़ी कंपनी जो लिस्टेड हैं, उन सारी की सारी फार्मा कंपनियां जो टेस्ट करती हैं, जितनी भी लेबोरेटरीज में टेस्ट की टेक्निक है और जितनी भी दवाइयों की कंपनियां हैं, उन सारी फार्मा कंपनियों का मालिक एक ही है, रॉकफेलर फाउंडेशन। यानी आपके बीमार होने में किसका फायदा? रॉकफेलर का। आपके टेस्ट करवाने में किसका फायदा? रॉकफेलर का। टेस्ट करवाने के लिए बाइक पे बिठा के ले जाओगे मम्मी को तो किसका फायदा? रॉकफेलर का। गाड़ी में बच्चे को भेजोगे तो किसका फायदा? रॉकफेलर का। बीमार हो जाओगे, पेस्टिसाइड खाओगे तो रॉकफेलर का। किसान का नुकसान मैंने बता दिया पहले किससे ज्यादा होता है, तो किसान के नुकसान का फायदा रॉकफेलर को। फिर किसान ने जो बोया उसका नुकसान आपको हुआ, आपके नुकसान के हुआ शरीर बीमार हुआ, तो उस बीमारी का फायदा किसको? फेलर। अब एक कमाल की बात निकल के आती है, 1971 में जब यहां कांग्रेस की सरकारों का बोलबाला है और देश में आपको यह कह करके गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि देश भूखा मर रहा है और हमें इस देश में नए बीज और उन्नत बीज इस्तेमाल करने पड़ेंगे खेती करने के लिए, और हमको थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेगा खेत में, और उस सारी बीमारी और उस कचरे, उस गंदगी का नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। सर्च करोगे गूगल पर, भारत और दुनिया में हर देश को ग्रीन रेवोल्यूशन रिकमेंड करने वाली फाउंडेशन का नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन। हरित क्रांति का रिकमेंडेशन किससे मिला? रॉकफेलर फाउंडेशन। ये पंखा चल रहा है, इसकी टेक्निक रॉकफेलर फाउंडेशन की है। ये मोबाइल बन रहा है, इसकी टेक्निक रॉकफेलर फाउंडेशन की है। ये स्पीकर चल रहा है, इसकी टेक्निक रॉकफेलर फाउंडेशन की है। ये माइक चल रहा है, रॉकफेलर फाउंडेशन की है। आपके हाथ से कपड़ा बनाने की टेक्निक खत्म करके कंपनी से कपड़ा बनाने की तकनीक रॉकफेलर फाउंडेशन की है। आपके कच्ची घानी का तेल की टेक्निक खत्म करके जो उसका तेल निकालने की, आपका भी तेल निकालने की टेक्निक रॉकफेलर फाउंडेशन की है। तो आपका बच्चा सुबह उठा, उठते ही कहां जाता है? टॉयलेट में जाता है ना। उस टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाला हर केमिकल रॉकफेलर फाउंडेशन का। साबुन, सरफ, शैम्पू, फेस वॉश, केमिकल जो आपकी टॉयलेट साफ करता है, वो उस टॉयलेट की वजह से, जो हाइजीन की वजह से जो आपको सारा यूरिनल इन्फेक्शन होता है, उसकी दवाइयां रॉकफेलर फाउंडेशन। यहां तक कि आपके पैड्स की कंपनियों का मालिकाना हक भी उसी के पास है। ठीक है। अब उसके बाद वहां से बाथरूम से निकल के कहां जा, अच्छा वो करते हो ब्रश, कभी देखा है उसके ऊपर क्या लिखा है? टूथपेस्ट के ऊपर। एक बार एक काम करना, सारे पढ़े लिखे लोग हैं जितने भी, और जो अनपढ़ हैं वो अपने बच्चों को बोल देना। बहुत दिनों से कह रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो क्या पढ़ना है पहले अब बता रहा हूं क्या पढ़ना है। उस टूथपेस्ट के अंदर क्या लिखा है, इंग्रेडिएंट क्या क्या है, एक बार लिस्ट बनाओ। बना सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटे बच्चे, 10वीं क्लास का बच्चा 8वीं का भी बना सकता है। फिर उसके बाद सर्च करना है सर्च इंजन पर, ये प्रोडक्ट इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, ये प्रोडक्ट इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, पता चलेगा। उसमें सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है सोडियम लोरेल सल्फेट। और जब सर्च करोगे गूगल जितने भी और दूसरे सर्च इंजन है, वहां बताएगा अगर माइक्रोग्राम में भी इसको शरीर में लिया जाए तो कैंसर के चांसेस होते हैं, और ये आपको बताकर दे रहे हैं। आप ब्रेड खाते हो, एक बार उसमें कौन से आर्टिकल इस्तेमाल तो करो, सरेआम बता रहे हैं इससे कैंसर होता है। एक बार बिस्किट खा रहे हो, उससे क्या क्या होता है, मैदा है, उसमें जो तेल इस्तेमाल हो रहा है, पता तो करो कौन क्या क्या होता है उससे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रश करो या मुंह धो या सिर पे रगड़ो या पिछवाड़ा साफ करो, सब रॉकफेलर के लिए कर रहे हो। ठीक है। अब वहां से बाहर निकले, बाहर निकल के खा क्या रहे हो? शहर का आदमी तो सारा कचरा ही खा रहा है सुबह उठते ही, या तो ब्रेड खा रहा है या जैम खा रहा है। जैम में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव से कैंसर होता है। जो भी चीज पैकेट में बंद हो गई समझो कैंसर दे रही है, बात खत्म। जो भी पैकेट में बंद हो गई। असल चीज
सुबह से लेकर रात तक खराब हो जानी है। असली फूल होगा ना, सुबह खिलेगा, आप तोड़ दोगे शाम तक मुरझा जाएगा। नकली फूल तो महीने, 2 महीने, साल, 2 साल चलता रहेगा, उसमें क्या है। अपना गेहूं लो बिना केमिकल का, उसको पिसवाओ, 15 दिन से ज्यादा नहीं निकाल सकते उसको। 15 दिन में उसमें कोई ना कोई जीव होना शुरू हो जाता है। लेकिन पैकेट वाला जो आटा है उसमें 6 महीने की तो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और 6 महीने पहले लिख देते हैं, यानी 1-1 साल कैसे चल जाता है। उसके अंदर बकायदा परमिसिबल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सरकार कहती है कि 0.4% तक कर लो, 40% तक मिक्स करते हैं। 100% गारंटी है, कैंसर होना तय है। एक बार चेक तो करो कि ब्रेड के ऊपर जो आइटम लिखी हुई है, उन आइटमों से जो जो साइड इफेक्ट आपके घर में किस किस को है, आपको सारे सिम्टम्स मिलेंगे, सारे सिम्टम्स। परंतु हमको पता नहीं है, क्योंकि उन कंपनियों का जो मालिक है वो जो आपको दे रहा है और उससे जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनका फायदा भी उसी को हो रहा है। तो जी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय का तो कुछ बचा ही नहीं रहा भैया यहां पे, राजनीति का भी कुछ बच नहीं रहा, खेती आपको बता ही दिया है ना। और धर्म में भी क्या, अब तो धंधा हो गया धर्म भी। अब तो टूरिज्म प्लेस बना रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं, आस्था के केंद्रों को। जो ऊर्जा के केंद्र हुआ करते थे उनको अब धंधे का केंद्र बना रहे हैं, है ना। वो आपने देख ही लिए सारे के सारे खेल। अब मैं आपको ये जो बात बताई है मैंने क्यों बताई, इसको समझना बड़ा जरूरी है। रॉकफेलर जो इस दुनिया का सबसे बड़े दानदाताओं में है, पूरी दुनिया के दानदाताओं में है, उस रॉकफेलर का एक बेस्ट फ्रेंड है। रॉकफेलर की जो फैमिली है वो समुद्री लुटेरे हुआ करते थे, और इन समुद्री लुटेरों ने उन दिनों में, जिसको हम गुलामी का दौर कहते हैं, राजाओं के साथ और सरकारों के साथ मिलकर के एक संधि की कि भैया तुम गद्दी पर कोई भी बैठो, बस कर लेने का और बिजनेस कर, मतलब टैक्सेस लेने का और बिजनेस करने का और बैंकिंग व्यवस्था का जो हक है, डिसीजन लेने का जो हक है, वो हमको दे दो। बस तुमको कुछ नहीं करना, वहां तुमने इंटरफियर नहीं करना। भले ही ठाकरे बैठे, भले शिंदे बैठे, भले फडणवीस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में बैठा हूं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं, ठीक है। उधर बैठो, कोई भी बैठो, मतलब कहने का मतलब यह है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार है। उनको यह मालूम है कि पब्लिक को तो वही टूथपेस्ट करनी है, पब्लिक ने तो वही आटा खाना है, पब्लिक ने तो वही दवाई खानी है, पब्लिक ने तो उतना ही टैक्स देना है, पब्लिक ने उसी गाड़ी से चलना है, पब्लिक ने वही पेट्रोल इस्तेमाल करना है, पब्लिक ने वही कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब इस्तेमाल करना है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जनाब की सरकार में कौन बैठा, क्योंकि उनके यहां तो उन्होंने तो आपके घर में पाइपलाइन बिछा रखी है, आप एक कदम टेको उनको पैसे भेज रहे हो। जूता खरीदो तो उनको पैसा जाता है, कपड़ा खरीदो तो उनको पैसा जाता है, मोबाइल पे क्लिक करते हो तो उनको पैसा जाता है, बिजली का बटन दबाते हो तो उनको पैसा जाता है, लैट्रिन करते हो तो उनको पैसा जाता है, हाथ धोते हो तो उनको पैसा जाता है, मुंह धोते हो तो उनको पैसा जाता है, सिर धोते हो तो उनको पैसा जाता है, बाजार से कुछ भी खरीदते हो उनको पैसा जाता है, टेस्ट करवाते हो तो उनको पैसा जाता है, दवाई लेते हो तो उनको पैसा जाता है, किताब खरीदते हो तो उनको पैसा जाता है, बच्चे को स्कूल में छोड़ के आओ, लेके आओ, कंपटीशन कराओ, कुछ भी करवाओ, कंपटीशन की तैयारी करवाओ, पीजी में रहो, हॉस्टल में रहो, सारा पैसा उनको जाता है। उनको पता है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है सरकार किसकी है भाई। और जो लोग लुट रहे हैं और अपनी सारी कमाई उनको दे रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो उस रॉकफेलर का जो दूसरा समुद्री लुटेरा बेस्ट फ्रेंड था, जैसे गुंडे गुंडे बेस्ट फ्रेंड होते ही हैं, पता ही आपको, तो बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम था रॉथस्चाइल्ड। कुछ लोग रॉथस्चाइल्ड बोल देते हैं, कुछ लोग रॉथस्चाइल्ड बोल देते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है। वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है वो पूरी दुनिया में पैसे के कारोबार से संबंध रखती है। वो सोने को ट्रेडिंग का काम करती होती थी, मतलब सोने को हुंडी बना करके पर्चियां बना के देती थी कि उनकी दुकानें खोल रखी थी। बाद में उन्होंने सोने पे कब्जा करना चालू कर दिया, और आज के टाइम पर पूरी दुनिया में हर देश में जहां भी रिजर्व बैंक बना हुआ है, उन रिजर्व बैंक का मालिकाना हक रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। और अगर इसका एग्जाम्पल आपको चेक करना है, क्योंकि मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो बातें ऐसी हैं कि हो सकता है कि आप लोग मेरी बात को जानबूझकर ना मानो। बात लगती भी होगी यार, रास्ते लगती बात तो है, लेकिन आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि यदि आपने मान लिया तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि इन सरकारों ने आपको तो मूर्ख बनाया ही बनाया है, 40-45 साल से बना ही रहे हैं।
आपके पिताजी को भी बनाया और आपके दादा को भी बनाया। तो पूरा खानदान मूर्ख था, ये तो हम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं, क्यों जी? इसीलिए हम जैसे लोगों को पागल कहते हैं। तो पागल हो क्या? पागलों की तरह लगे? ये कोई बात होती है यार? मैंने कहा यार मैं तो फैक्ट बता रहा हूं तुमको। मैं वो कहानी के, आपको क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा भैया? तुमने अपने बच्चे को 25 साल, तुम कितने पढ़े हो बच्चे? ग्रेजुएशन करिए, अभी क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। कोई ऐसा भी है जो आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है? कितने साल के हो? इन्होंने बैचलर सिविल इंजीनियरिंग से किया और अभी ये किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ये भैया जी क्या कर रहे हैं पता है? जो उन्होंने आपको बताया है कि ये सही है, जो कि मैं बता रहा हूं कि सब फ्रॉड है, उसको याद करने को ही जिंदगी सोच रहे हैं। उसी को ये लोग नौकरी सोच, उसी को सोच रहे हैं कि ये याद करना ही सत्य है कि नहीं? मतलब, और इन जब ये कलेक्टर बन जाएंगे तो फिर ये आपके घरों की नीलामी किया करेंगे। है कि नहीं? और नीलामी करके किसको दिया करेंगे? वही रोस्टेड फैमिली को दिया करेंगे। ये कमाल कैलकुलेशन आप देखो ना। आपके बच्चों को पहले 25 साल तक गधा बना के रखेंगे। इनको, जो बेचारा यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, पता कितना कैसा गधा होता है? आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब बाकी सबको। उसके आंख पर ऐसी पट्टी बांध दी जाती है कि किताब के अलावा किसी को देखना नहीं, किताब के अलावा किसी को सुनना नहीं, सिलेबस से बाहर जाना नहीं, और कुछ भी सत्य नहीं है। जितना सत्य है वही है जो यूपीएससी के सिलेबस में है। आप अगर इंटरव्यू में सत्य बोलोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे, ऐसा इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त बताया जाता है। नहीं भैया, ऐसा जवाब दोगे तो ही सिलेक्शन होगा, ये वाला जवाब दे दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब अपनी अक्ल का लिख दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में हो बच्चे? 8th में। अपनी मर्जी का लिख दो तो मैम ज्यादा नंबर देती है या बुक वाला लिखने से ज्यादा देती है? बहुत डांटती है, बुक के अलावा कुछ लिखो तो। अपनी अकल का इस्तेमाल करने का मतलब है ना, तुम अपनी अकल कैसे लगाने लग गए? जो तुमको बोला वही याद करना है, जो तुमको बोला वही लिखना है। इससे बाहर सोच लिया तो उनको पता चल जाएगा कि इनमें तो अकल आने लग गई। और अकल वाले उनके लिए खतरनाक आदमी है भैया। इसलिए अकल वालों को सबसे पहले क्या करते हैं? नौकरी दे देते हैं। और नौकरी करने वाले आदमी को आप सत्य बताने लगो, पुलिस वाले को सत्य बताओ, किसी कलेक्टर को सच बताओ, एसडीएम को जाकर के अपनी बात रखो कि हमने कुछ दस्तावेज, कुछ कागज लगाए हैं, तो फिर वो आदमी कहता है हम क्या करें, हम तो नौकर हैं, हमको तो नौकरी करनी है, ऊपर से आदेश आया है। ऊपर कहां? पता चलता है कि चाहे जुडिशरी का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, ऊपर से ही आता है। ऊपर कहां? रॉकफेलर फाउंडेशन, सबका मालिक है। महाराष्ट्र में सीएम बनना हो या हरियाणा में बनना हो, पाकिस्तान का पीएम बनना हो या फिर भारत का बनना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मालिक वहीं से तय होता है। पूरी लाइजनिंग, पूरा सिस्टम, पूरा पैसे का लेन देन, पूरा सब वहीं से गेम चलता है। और हम लोगों को तो टाइम ही नहीं देते वो लोग। हमको तो अपने घर में लड़ाई इसलिए हो रही थी कि बीबी 5 मिनट हो गई नाश्ता पैक करने में, टिफिन पैक करने में लेट हो जाए तो लड़ाई बज रही है। और लड़ाई बजेगी तो टेंशन होएगी, अब टेंशन होएगी तो अस्पताल जाना पड़ेगा, तो फायदा किसका है? उनका। इसीलिए आपके वहां पर अंगूठे वाला अटेंडेंस लगा देंगे, क्योंकि उसका लगाने से आपको भागना पड़ेगा, तो डिप्रेशन और टेंशन पक्का होना है। ठीक है? अगर किसान पेस्टिसाइड डालेगा तो जमीन हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी तो बैल से खेती नहीं कर पाएगा, बैल से खेती नहीं कर पाएगा तो मशीन लानी पड़ेगी। और मशीन की टेक्नोलॉजी किसकी है? रॉकफेलर फाउंडेशन की। ड्रोन की सारी टेक्नोलॉजी रॉकफेलर फाउंडेशन। तो क्यों मोदी जी कह रहे हैं ड्रोन से टेक्नोलॉजी, ड्रोन बढ़िया चीज है? अरे भैया, अगर उसका पैसा हमारे गांव के किसी बच्चे को मिलता हो, हमारे देश के किसी व्यक्ति को मिलता हो तो फायदा है यार। अब टाटा जो कारें बना रहा है
उसकी भी टेक्नोलॉजी रॉकफेलर की है यार। बताओ तो आप मेड इन इंडिया कैसे कह सकते हो, मेक इन इंडिया कैसे कह सकते हो? बिजली बनाने की कोई टेक्नोलॉजी हो, बल्ब बनाने की कोई हो, ट्यूबलाइट बनाने की हो, पंखा बनाने की हो, कुछ भी टेक्नोलॉजी भारत के नाम पेटेंट नहीं है मेरे दोस्तों, एक भी। यानी आप कुछ भी यूज करते हो तो पैसा किनको जाता है? क्योंकि हमारे पुरखे बड़े सीधे साधे और सत्य के पक्षधर लोग थे। वो कहा करते थे कि सत्य जो है और अच्छी चीजें जो है और ज्ञान जो है उसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कोई टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं करते थे। अब एक बात बताओ, अमेरिका में फसलें नहीं होती, खेती नहीं होती, लेकिन कितने चालाक लोग हैं कि हल्दी को भी पेटेंट कराए बैठे जो उनके वहां होती नहीं। और हमारे वालों को पता था कि चोट लग जाए तो दूध में हल्दी मिला करके पी लो। और उस पेटेंट के कानून की सच्चाई क्या है मालूम है? अगर उस पेटेंट के कानून को लागू कर दिया जाए, लागू वो है अदिति, उसको एनफोर्स कर दिया जाए कि अब से वो लागू हो गया, अब तुमको सजा होगी, तो किसी ने भी चोट लगने पर अगर दूध में हल्दी मिलाकर पी लिया तो जेल हो जाएगी। ये उस पेटेंट कानून की सच्चाई है, आज भी वो लागू है पूरी दुनिया में। लेकिन आपको अभी जेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आप पूरी तरह से गुलाम नहीं हुए हो। अभी केवल आप इतने तो हो गए हो कि सड़क पर चलने का पैसा देते हो, बाहर जाकर के अगर दबाव लग गया बाथरूम करने का और लेटरिन करने का भी पैसा देते हो, जो कि नेचुरल प्रोसेस है उसका भी पैसा देते हो। देखो कमाल की बात है कि नहीं? मतलब इतने बेवकूफ हैं हम कि अपने पुरखों की जमीन पर चलने का पैसा देते हैं, है? और उनको, और इतने बेवकूफ हैं हम कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चे का टीचर वो हमारे बच्चे की अपार आईडी और आधार आईडी हमसे पूछे बिना बना रहा है। और हमसे सवाल, और हमारे पास फोन आता है हमारे ही समाज के लोगों का, वो हमसे ये पूछते हैं कि क्या करे, टीचर धक्का जबरदस्ती कर रहा है। मैं कहता हूं तुम्हारे बच्चे के साथ कोई और जबरदस्ती कर रहा है, इससे बेहतर तो तुम जहर खा लो यार। बच्चा पैदा क्यों किया? तुम्हारे बच्चे के साथ कोई और जबरदस्ती कर रहा है। आज तो सिर्फ आधार कार्ड बनाने की जबरदस्ती कर रहा है, कल को उठा के ले जाने की जबरदस्ती करेगा, परसों रेप करने की जबरदस्ती करेगा। वो आज तुमको इंजेक्शन लगाने की जबरदस्ती कर रहा है, कल को कोई और केमिकल शरीर में डालने की जबरदस्ती करेगा, परसों को कोई और केमिकल। पेनिट्रेशन कोई तो रेप कहते हैं ना, और ये पेनिट्रेशन नहीं है क्या? सुई गलत, भाई जगह ही तो बदली है खाली, रेप नहीं है क्या? ये हमारी मर्जी के बिना हमारे शरीर में पेनिट्रेट करना वही तो रेप है। डरा क्यों रहे हो यार?